नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों, हिंदी साहित्य का हम लोग धुआंधार अध्ययन कर रहे हैं और इसमें बहुत ही तेजी से हम लोग इसके भाग 8 पर पहुंच गए हैं। और इत्तेफाक देखिए या संयोग देखिए, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और आज ही श्री कृष्ण के पहले भक्त जिन्होंने साहित्य में श्री कृष्ण को स्थान दिया, विद्यापति को पढ़ने जा रहे हैं। तो यह संयोग बना है, आइए देख लेते हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने सारे भाग अच्छे से देखकर नोट्स बना लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिंदी में फेल नहीं कर सकती। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आदिकाल में हम लोगों ने अभी तक आपको पढ़ाया है जो सिद्ध साहित्य हो गया है ना, सिद्ध साहित्य हो चुका है सरहपा वाला, आपका नाथ साहित्य हो चुका है, नाथ साहित्य बौद्ध धर्म, ठीक है ना। उसके बाद जैन साहित्य भी हो चुका है, जैन साहित्य। उसके बाद रासो साहित्य हो चुका है, जिसमें मैंने परमाल रासो और जगनी की परमाल रासो और चंद्रबरदाई की, कमेंट में डालिए कौन सा रासो, ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगा। चंद्रबरदाई ने एक बहुत ही सुंदर रचना की है, उसे कमेंट में बताइएगा। इन चारों साहित्यों को हमने पढ़ लिया है। पांचवा साहित्य है लौकिक साहित्य। अब लौकिक साहित्य का मतलब आप समझिए, लौकिक अलौकिक, ठीक है ना। लोक का मतलब होता है, देखिए लोक का मतलब अगर तद्भव देखें तो लोक होता है, और सिद्धनाथ जैन रासो के अलावा अगर इनको छोड़ दें तो आप पाएंगे कि सभी आम नागरिक इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम लोग विद्यापति की बात करते हैं। विद्यापति, अच्छा देखिए, मैक्सिमम अधिकतम जो हिंदी के विद्वान हैं सब बिहार में जन्म लेते हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसी भूमि रही है जहां से क्रांतिकारी विचारधारा और विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने जन्म लिया, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो। आप देखेंगे मगध के जितने भी बड़े बड़े शासक रहे हैं, आप बिहार को समझिए कि सोना, ठीक है ना, वहां की माटी ऐसी है, ऐसी मिट्टी है कि वहां विद्वान ही पैदा होते हैं। अब देखिए, विद्यापति जन्म त्रिपसी है, मधुबनी में, जो बिहार में पड़ता है। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग आप लोग जानते होंगे ना, थोड़ा सा मैं बता दूं। पेंटिंग यहाँ पे हर चीज प्राकृतिक होती है, जैसे चावल का घोल हो, हल्दी हो, गुरुच जिसको करने पर लाल कलर निकलता है, नील हो, और इसे पशु पक्षियों के ही चित्र बनाए जाते हैं ना। तो ध्यान रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इनका अन्य नाम देखा जाए तो अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नवकवि शेखर, पंचानन। देखिए, 4 नाम है दोस्तों, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नवकवि शेखर, पंचानन। अच्छा, एक देवता है जिन्हें हम पंचानन के नाम से जानते हैं, जरा सोच के बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसको कि पंचानन किस देवता को कहते हैं। हालांकि पंचानन यहाँ विद्यापति साहब भी है ना। तो विद्यापति महोदय को पंचानन कहिए, नवकवि शेखर कहिए, मैथिल कोकिल कहिए, अभिनव जयदेव कहिए। हालांकि इनकी जो रचनाएं हैं कुल 14 हैं, और कृष्ण काव्य धारा के प्रथम कवि हैं। ध्यान रखिएगा, कृष्ण काव्य धारा के प्रथम कवि पूछे तो विद्यापति, कृष्ण को साहित्य का विषय बनाने वाला प्रथम कवि पूछे तो विद्यापति, और इनकी रचनाएं कुल पूछे तो 14। लेकिन मुख्य रचनाओं की अगर बात करें तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली, ये 3 ऐसी रचनाएं हैं दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कीर्तिलता में इसने कीर्तिलता एक राजा थे, उनका वर्णन किया है, और कीर्ति पताका में शिव सिंह का, राजा शिव सिंह का वर्णन किया है। और दोनों रचनाएं अपभ्रंश भाषा में है। दोनों रचनाएं किसमें है? अपभ्रंश भाषा में है। आपको दिख रहा होगा कि दोनों रचनाएं अपभ्रंश भाषा में है। एक रचना विद्यापति पदावली, जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन किया है और मैथिल भाषा में लिखा है, मैथिली भाषा में। मैथिल कोकिल बनने का सबसे बड़ा देखिए ये कारण हो गया। तो मैथिली भाषा में इन्होंने विद्यापति पदावली लिखा है। इसी के आधार पर सभी विद्वान इन्हें भक्त कवियों में रखते हैं। लेकिन हिंदी साहित्य के ब्रह्मा रामचंद्र शुक्ल
हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने वाले रामचंद्र शुक्ल, इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं, क्योंकि जब ये कीर्तिलता कीर्ति पताका में श्रृंगार जो है वर्णन किया है, तो ध्यान रखिएगा रामचंद्र शुक्ल विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं, बकिया सारे के सारे इनको भक्त कवि के अंदर में रखते हैं दोस्तों। और आप जानते हैं ये शैव उपासक थे, किसके? शैव मतलब शिव के उपासक थे, और कृष्ण को साहित्य का विषय बनाने वाले पहले कवि विद्यापति है दोस्तों। विद्यापति ध्यान रखिएगा, पहले कवि हैं विद्यापति। कृष्ण को साहित्य का विषय बनाने का काम विद्यापति ने किया। देखिए लौकिक साहित्य का मतलब आप थोड़ा सा अब रासो यानी वीर गाथा से दूर हट गए, सिद्धनाथ आप इनसे दूर हट गए, जैन इनसे दूर हट गए, लेकिन अब यहाँ पे भक्ति कालीन जैसे अभी अमीर खुसरो भी आएंगे, तो अमीर खुसरो को तो भाई खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं, है ना। तो अभी मैं इसके जस्ट आगे अमीर खुसरो की बात करूँगा। खुसरो वास्तव में देखा जाए तो जनमानस के कवि हैं। उन्होंने जो भी चीज़ें की हैं सीधे एक अनपढ़ इंसान भी समझ सकता है। एक मतलब कैसे है ना, जैसे ग्रामीण शब्दों में कहते हैं जाहिल, मतलब कम पढ़ा लिखा एकदम ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति भी समझ सकता है, ऐसा है। जैसे अमीर खुसरो जन्म जिनका एटा में हुआ था, जो यूपी में पड़ता है, इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। अब देखिए इनसे प्रश्न कैसे बनता है। प्रश्न बनता है दोस्तों, सबसे पहली बात कि इन्होंने सबसे अधिक बादशाहों का कार्यकाल देखा। सर्वाधिक बादशाहों का कार्यकाल देखने वाला यही है अमीर खुसरो साहब, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इन्हें हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हिंदी खड़ी बोली के पहले कवि हैं ये, ठीक है। इन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, हिंदुस्तान के बारे में पूछना है तो मुझसे पूछो, अमीर खुसरो ने कहा। तो ध्यान, हिंद की तूती बोला जाता है इनको, हिंद की तूती या हिंदुस्तान की तूती, ध्यान रखिएगा। इन्हें हिंद की तूती या हिंदुस्तान की तूती बोला जाता है, हिंद की तूती। तो कभी नहीं ध्यान इसको भूलिएगा नहीं, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके हर एक एग्जाम में, यह प्रश्न आया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अपने गुरु की मृत्यु पर उन्होंने लिखा, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रण भई चहुदेश। सोचिए इनके गुरु की मृत्यु का इन्हें बहुत दुख था। इन्हें लगा यार गुरु ही मर गया तो पूरे देश में क्या हो गया, अंधेरा हो गया, अब चल अपने घर। तो गुरु से भी ये असीम सम्मान गुरु का करते थे। फिर उन्होंने देखिए कई रचनाएं की, जैसे पहेलियों की रचना की। पहेलियों में होता क्या दोस्तों ना कि आपको उत्तर निकालना होता है। जैसे पहेली हम बुझाते हैं और उसका उत्तर आपको क्या होना है, निकालना होता है। मुकरिया क्या होता है, मुकरिया अंत में उत्तर होता है, उसे ढूंढना पड़ता है। और दो सपने अंत में उत्तर दिया जाता है, ठीक है ना, अंत में उत्तर दे दिया जाता है कि चलो भैया लो उत्तर। और खलिक बारी फारसी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए शब्दकोश जो थे उसमें रखा। अब मैं थोड़ा मजेदार आपको चीजें सुनाता हूँ, बड़ा मजा आएगा इसमें। जैसे देखिए पहेली, ना मारा ना खून किया मेरा सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया मेरा सिर काट लिया, इसका उत्तर आप बताएंगे। अब देखिए इसमें उत्तर छिपा है, दो सकुने में मुकरिया में उत्तर छिपा है, आपको ढूंढना है। वह आवे तब शादी होए, मीठे लागे उसके बोल, उस बिन और न दूजा कोई, ए सखी साजन ना सखी ढोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। तो इसमें उत्तर ढूंढना है आपको। दो सकुने में होता क्या है कि देखिए दिया अंत में उत्तर दिया जाता है। दो सकुने, रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों, इन सब का उत्तर है फेरा न था, फेरा न था। मतलब रोटी को अगर नहीं फेरेंगे तो भी जलेगी, मतलब पलटे नहीं थे। पान सड़ा क्यों, पान को भी फेरना पड़ता है, नहीं तो सड़ जाएगा।
घोड़ा अड़ा क्यों? घोड़ा को भी बार बार दौड़ा करके उसको जब तक मांझे नहीं रहेंगे, फेरे नहीं रहेंगे, तब तक अड़ जाएगा वो। विद्या भूली क्यों? भाई अभ्यास नहीं करेंगे, बार बार किताब नहीं खोलेंगे, किसी भी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो विद्या भूल जाएगी आपसे। तो आप देख रहे हैं, दो सपने में उत्तर दे दिया हमने, फेरा ना था। चाहे आप रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों, एक उत्तर है उसका, फेरा न था। ठीक है ना। अब देखिए, पहेली में हमने कहा था कि ना मारा ना खून किया, उसका सिर काट लिया, तो इसका नाखून हो जाएगा। ठीक है ना। ये उत्तर आपको निकालना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है। ठीक है। वह आवे तब शादी होए, मीठे लागे उसके बोल, उस बिन और न दूजा कोई, ए सखी साजन ना सखी ढोल। तो भाई यहाँ पर साजन होगा उत्तर। देखिए उत्तर छिपा था इसमें, आपको ढूंढना पड़ा, तो साजन आपने उत्तर ढूंढ लिया। तो इस तरीके से दोस्तों, ये जो आपके खुसरो साहब हैं, बड़े ही मजेदार हिंद के तूती हैं, और इन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं शुरू की, इसलिए इन्हें खड़ी बोली का पहला कवि कहा जाता है। इनसे अधिकतम प्रश्न यही दो तीन पूछते हैं कि सबसे अधिक कार्यकाल देखने वाले कौन हैं, तो यही है हिंद की तूती अमीर खुसरो साहब। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बात को, ये सारी बातें देखिए एक व्हाइट बोर्ड में इनसे रिलेटेड हर एक चीज हमने बता दी। तो आपको इतने कम यानी इतने छोटे वीडियोस में इतनी सारी जानकारी कभी नहीं मिलेगी। और आज किसी के पास समय नहीं है कि 2-4 घंटे का वीडियो देख करके थोड़ा सा मैटर कलेक्ट करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने छोटे छोटे वीडियोस में बड़े बड़े मैटर, ज़्यादा मैटर रखने की कोशिश की है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए, दिख रहा होगा यहाँ पे दिख रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लौकिक साहित्य के बाद अब हम लोग गद्य साहित्य की तरफ बढ़ते हैं, जो आदिकाल का अंतिम पार्ट है। देखिए गद्य साहित्य में वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने लिखा था मैथिल भाषा में। ठीक है। अब भ्रंश व्याकरण और शब्दानुशासन यह हेमचंद्र सूरी ने लिखा था, जो अवहट्ट भाषा में था। अच्छा देखिए, अवहट्ट भाषा कैसे समझिए, अवहट्ट भाषा जिसे हमने लिखा शिक्षा, है ना, तो इसको अवहट्ट भाषा में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे शिक्षा, अवहट्ट भाषा। ठीक है ना, शिक्षा लिखेंगे। तो शिक्षा को शिक्षा अवहट्ट भाषा में लिखते हैं। और आपको पता होगा कि ये जो अवहट्ट भाषा है, यह आदिकाल में प्रमुखता के तौर पर रहती है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर मैथिल भाषा में लिखे। राउरवेल रोड़ा कवि, इन्होंने लिखा है राउरवेल। अच्छा देखिए, इसमें नायिका का वर्णन मिलता है, और ये शिलांकित यानी पत्थर पर लिखी हुई रचना है। इसको पत्थर पे लिखा गया, शिलांकित मतलब शिला पर अंकित रचना, शिलांकित यानी पत्थर। चंपू काव्य है, यह एक चंपू काव्य है। यह जानते हैं, प्रथम चंपू काव्य कहिए, प्रथम चंपू काव्य है दोस्तों। और चंपू का मतलब होता है गद्य प्लस पद्य, दोनों जहां मिश्रित हों उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। इसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें हिंदी की 7 बोलियां पाई जाती हैं, और इसमें राजस्थानी की अधिकता है। मतलब उन 7 बोलियों में सबसे ज्यादा राजस्थानी बोली जो है उसको रखा गया। और इसमें सर्वप्रथम नख शिख वर्णन मिलता है। नख मतलब नाखून, न काटा नाखून किया, उसका सर काट लिया। शिख मतलब चोटी, तो नाखून से लेके चोटी तक का वर्णन नखशिख वर्णन कहलाता है। इस प्रकार आदिकाल दैन्य होता है, समाप्त होता है। क्योंकि आदिकाल में देखिए, हमने कई पार्ट में बांटे थे। आदिकाल में हमने बताया था सबसे पहले सिद्ध साहित्य, ये हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ से लिखते हैं। सिद्ध साहित्य मैंने जो बताया था, उसके बाद दोस्तों मैंने बताया था नाथ साहित्य, फिर बताया था जैन साहित्य, फिर बताया था रासो साहित्य,
फिर लौकिक साहित्य और लास्ट में देखिए आपका गद्य साहित्य है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में हमने पूरा का पूरा जो आपका हिंदी आदिकाल है, हिंदी का आदिकाल, उसे समाप्त किया। अब हम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि नेक्स्ट लेवल भक्ति काल को अच्छे से पढ़ें। और आपको पता है कि आदिकाल 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत बताया था। और देखिए आदिकाल ये सारा का सारा मिला करके इसे आदिकाल कहेंगे। और आदिकाल देखा जाए तो 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक था। ये रामचंद्र शुक्ल ने बांटा था, ठीक है। अब हम लोग 1375 विक्रम संवत से 1700 तक जो आपका भक्ति काल कहा जाता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बड़े ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। पढ़ाई ऐसी कि मजा आ जाए, जुनून पैदा कर दे, इस तरीके से पढ़ेंगे और आपको इतने में समझ में आ गया होगा कि कम से कम समय में अधिक से अधिक मैटर, वो भी सटीक मैटर देने का कार्य मैं कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों आप तो नोट्स बनाइए ही, साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास अपने, ताकि उनके पास भी मैटर पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।